हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम इनमें डिस्कस करने वाले हैं योजना मैगज़ीन, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। और इस बार जो टाइटल है वो है आवर इकोसिस्टम। तो आवर इकोसिस्टम के तहत यहाँ पे हम लोग के लिए आप देखोगे बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले हम लोग जियोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में देखने वाले हैं, एंड देन जियो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन जो हमारे देश में किया जा रहा है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हमारे ओशन जो है उसको कैसे सेफगार्ड करने की बात की जा रही है, इसमें भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में एक साथ आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ ही यहाँ पे बायोलॉजिकल पैराडाइज है, वॉन्डर इन द वेस्ट की तरफ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या यहाँ पे वॉन्डर है। साथ ही वाटर गवर्नेंस, ये एक बहुत अच्छी आर्टिकल है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन इंडिजिनस जो बायो रिजर्व्स है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो जाता है, प्लेस हो जाता है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो एक हम लोग कह सकते हैं कि बायो रिसोर्सेज जो है यहाँ पे खुद का अपना है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो उसे हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। देन ग्रीन टेलीकॉम जिसमें कि अब हम लोग ग्रीन टेलीकॉम की बात करेंगे, तो ये भी एक न्यू कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आवर वाटर हीरोज़, कुछ हीरोज़ हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ओवरव्यू बस मैं दे दूँगी यहाँ पे, जो भी टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है बस उस पर डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि होल मैगजीन आपको पढ़नी होती है वर्ड टू वर्ड। ओके, वर्ड टू वर्ड कोई भी मैगजीन आपको नहीं पढ़नी है। इवन मैं कहूँगी कि एनसीईआरटी के अलावा जितने भी रेफरेंस बुक होते हैं ना, उसको भी आप लोग को वर्ड टू वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टिक टू द टॉपिक, जो भी आपके टॉपिक या फिर जो भी आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस उसे पढ़ना है, दैट्स इट। ओके, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप लोग अपनाओ, और ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क किए जा रहे हैं। तो हर कोई आप लोग का एक क्वेरीज़ होता है कि हर मंथ योजना मैगज़ीन पढ़ना ज़रूरी है क्या। तो मैं तो हमेशा कहूँगी कि ये ज़रूरी है। पहले तो कंटिन्यूस आता था, बट अभी मुझे थोड़ा टाइम की कमी के कारण मैं यहाँ पे हर एक मंथ का नहीं लेकर आ पाती हूँ। लेकिन हाँ, ये हर मंथ के लिए ज़रूरी होती है, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसी यहाँ पे पॉइंट्स होती है जो कि गवर्नमेंट की रॉ डेटा होती है। यहाँ पे कोई मिर्च मसाला नहीं लगाया जाता है, क्योंकि योजना मैगज़ीन सरकार की मैगज़ीन है। तो इसमें आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो सरकार की एक्चुअल इनिशिएटिव है। ओके, सो दैट्स वाई मैं इस मैगज़ीन पर रिलाई करती हूँ और आप लोग को भी ये बातें कहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड अराउंड अस, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इकोसिस्टम की, तो ह्यूमन काइंड एक बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन है इस यूनिवर्स का, जिसमें कि आप लोग देखो बहुत सारे स्पीसीज़ होते हैं प्लांट के, एनिमल में, जो कि हमारे चारों ओर रहते हैं। ठीक है, लाइफ जिसमें कि आप देखते हो कि सांसें चल रही है, तो उसे हम लोग लाइफ कहते हैं। एक फेनोमेना है जो कि 3.8 ईयर्स बिलियन विद साइंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ये अब हमें देखने को मिला, काफ़ी साल करोड़ों पुरानी ये बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ओवरव्यू है जो कि हम लोग इस मैगज़ीन के बारे में पढ़ेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, जो कि है जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग अपने इंडिया की। तो बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन देखें तो इंडिया में आप देखो 2 ऑफ द मेजर रिल्स हैं। एक तो यहाँ पे पैरालिटिक है एंड इंडो मलयानन है। 3 बायोम्स है जो कि ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, एंड वार्म डेजर्ट्स या फिर सेमी डेजर्ट्स कह सकते हैं। इंडियन लैंड मासेस जो कि यहाँ पे आपको 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स में बटा हुआ दिखेगा, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डॉक्यूमेंट भी किया गया है यहाँ पे सारे बायो जियोग्राफिक जोन्स, जो कि एक्सटेंड बताता है कि यहाँ पे 30,377 स्पीसीज़ है हिमालय में, 3,324 है ट्रांस हिमालय में, 11,000 स्पीसीज़ है आइलैंड में, 18,000 स्पीसीज़ है नॉर्थ ईस्टर्न में, और 3,346 स्पीसीज़ है डेजर्ट में। इवन सेमी एरिड में भी 7,000 के अराउंड है। साथ ही कोस्ट में भी, कोस्टल एरिया में भी आप लोग देख सकते हैं कि 12,000 के अराउंड है। वेस्टर्न घाट में अलग से है 17,000, एंड देन गैंगेटिक प्लेन में आपका 14,000। उसके अलावा आप देखो डेक्कन पेनिसुला में यहाँ पे 15,539 बताया जा रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि कितने बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ इतने सारे स्पेशीज़ है जो कि हर एक डिफरेंट जगह पे बताया गया है। ओके, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं? सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो सेंचुरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1916 में, जिससे कि जितनी भी फॉनल रिसोर्सेज है हमारे देश में, जो भी यहाँ पे स्पीसीज़ है, फ्लावर्स एंड यहाँ पे जो भी प्लांट्स वगैरह हैं, तो उनको ये सर्च करते रहते, इन्वेंट करते रहते हैं। फाइन। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कोस्टल और मैरीटाइम डाइवर्सिटी, जो कि आप देखो कि हमारे यहाँ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार 2 आइलैंड है जो कि हमारे कोस्टल रीजन से, मेनलैंड से ये हमारा इंक्लूड है। और अगर हम लोग कोस्ट लाइन को भी इंक्लूड करते हैं, ये लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, तो ये 7,516 किलोमीटर तक आता है। ठीक है,
हमारा देश 18th लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसमें कि टोटल एरिया 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। फाइन। इंडियन ओशन रीजन में आप देखो कि हम लोग वन ऑफ द हाईएस्ट मैरिन बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। हमारे यहाँ मैरिन यानी कि पानी में रहने वाले जितने भी स्पेसीज है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। फाइन। और साथ ही साथ अगर हम लोग स्टेट फौना की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा नोटेबल प्रोग्रेस देखा गया है। मैंडेटरी जो साइंटिफिक फंक्शंस है फॉरेस्टिक सर्वे का या फिर इंडिया को एक्सप्लोर करने का, ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे न्यू डिस्कवरी में बताया जा रहा है कि हर टाइम आप देखते हो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ न्यू डिस्कवरी की गई है, कुछ न्यू स्पीसीज फाइंड आउट की गई है, तो उसे भी हम लोग टाइम टू टाइम यहाँ पे स्टडी करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये सारे स्पीसीज़ के बारे में बताया जा रहा है विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। और रिसेंटली अगर देखें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिया गया है और वो भी ऑलिव रिडले सी टर्टल के लिए। जैसे कि आप देखते होगे उड़ीसा कोस्ट में एक समय आता है जब सारे ऑलिव रिडले जो सी टर्टल है वो एक साथ आते हैं और वहाँ पे जो है वो अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए लेदर बैक टर्टल है जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में है, तो यहाँ पे उनके माइग्रेशन को ट्रैक करने के लिए समटाइम्स आप देखते हो कि एक टाइम ही ऐसा होता है कि जब सारे टर्टल एक साथ आ जाते हैं, बाकी टाइम सारे टर्टल्स जो है वो माइग्रेट करते हैं। तो उनके माइग्रेशन के लिए, उनके मूवमेंट के लिए, मूवमेंट यानी कि फीडिंग से लेकर जो ब्रीडिंग एरिया होता है बे ऑफ बंगाल और जो इंडियन ओशन में, उसमें यहाँ पे इनको देखने के लिए एक कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी इनिशिएटिव ली गई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, तो ये बातें रही। उसके अलावा अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे जियो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो जूलॉजिकल था, ठीक है। ये है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि अर्थ के बारे में यहाँ पे सर्वे करता है। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनरल एक्सप्लोरेशन पे ज़्यादा ध्यान है, यानी कि आप जानते हो कि जितने भी खनिज है हमारे ज़मीन के अंदर उसको यहाँ पे एक्सप्लोर करने में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हाथ है। इसका जो काम करना स्टार्ट हुआ था, फोर्स में आए थे 1851 में। जितनी भी आप देखते हो कि देश में मिनरल इंडस्ट्री जो है उसका ग्रोथ है, तो ये डायरेक्टली लिंक्ड है कि हाँ उस कंट्री में ये सारे मिनरल्स जो है वो मिल रहे हैं। बट कौन बताता है कि इस तरीके के इतने सारे मिनरल्स जो है इस कंट्री में मिल रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। ओके, तो टाइम टू टाइम आप लोग भी देखते हो कि हमारे देश में कहीं ना कहीं लिथियम मिल जाता है, थोरियम मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलता है? इस ऑर्गेनाइजेशन के ही माध्यम से पता चलता है। तो सबसे पहले मिशन 1 देखते हैं। सबसे पहली जो मिशन है वो है यहाँ पे नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है 2016 की, जो कि मेनली यहाँ पे जियो साइंस जो डेटा है हाईएस्ट स्टैंडर्ड का, उसकी एक्विजिशन और डिसमिनेशंस को लेकर है कि किस तरीके से एक्वायर किया जा रहा है। उसके अलावा आप देखो बहुत सारे मिशन आए। मिशन 2 है नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट के लिए कि किस किस जगह पे माइनिंग सेक्टर से और किस किस जगह पे माइनिंग एक्टिविटीज़ करके ये फाइंड आउट किया जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसकी असेसमेंट को लेकर कि जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से असेस किया जा रहा है। ओके, मिशन 3 है जो कि है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन जो कोर बिजनेस इंटीग्रेटेड सिस्टम है इस पोर्टल के तहत ही यहाँ पे आपका स्टार्ट किया गया। और मिशन 4 है जो कि फंडामेंटल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी जियो साइंसेज एंड स्पेशल स्टडीज़ है। एक्चुअली यहाँ पे फंडामेंटल जो जियो साइंस रिसर्च है, जैसे कि क्रस्टल इवोल्यूशन, जो क्रस्ट हमारा बना, क्रस्ट मेंटल कोर है, तो क्रस्टल इवोल्यूशन कैसे हुआ, मिनरल बियरिंग पाथवेज की ट्रेसिंग कैसे हुई, टेक्टोनिक स्टडीज़ के बारे में कहा जा रहा है, जियो फिजिकल रिसर्च के बारे में बताई जा रही है। तो ये सारा आप देख सकते हो कि यहाँ से निकल कर आया है। ओके, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ बुकॉश। सो बुकॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। बुकॉश क्या है? एक गेटवे है। सारे जितने भी जियो साइंटिफिक डेटा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जीएसआई की जितनी भी डेटा है उसका एक जो पूरी तरीके से खाका रखा गया है वो बुकॉश में रखा गया है। बुक है तो इसको बुकॉश कहा गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो दिस इज़ नॉट मच एज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं सेफ गार्डिंग ओशन। ओशन को कितना सेफ गार्ड किया जा रहा है, जैसे कि 2/3 जो हमारी अर्थ की सरफेस है ये पूरी तरीके से पानी से घिरी है। और ओशन आप देखो 96% जो पूरी इंटायर अर्थ का वाटर है उसमें से ओशन है 96%। तो ये जो ओशन है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट सोर्स है हमारे आज की और आगे आने वाली एनर्जी रिक्वायरमेंट की। वाटर आप देखो पानी हर एक जगह है, चाहे वो ओशन हो, रिवर हो, पॉन्ड हो, लेक हो, ग्लेशियर हो, एयर हो, सॉइल मॉइस्चर, हर एक जगह आपको पानी देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो कि 70% जो वाटर है यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म ऑफ मिनरल्स ऑफ सेल्स में, तो बेसिक जो बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, तो ये सब आपका एग्जिस्ट करते, सारे के सारे लोगों की लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है वाटर के कारण, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, तो यस जल ही जीवन है और ओशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
साथ ही आप देखो कि ओशन डेप्थ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए जैसे जैसे आप पानी की गहराई में जाओगे 200 मीटर तक जाओगे तो यहाँ पे आपको जेली फिश है, सी टर्टल है, डॉल्फिन है, ब्लू व्हेल्स है, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट आता है, ये सनलाइट जोन है। इसके और डीप में जाओगे 1000 मीटर में तो यहाँ पे क्रैब्स होते हैं, ऑक्टोपस है, वॉल्ट शेल्स है, कैट शार्क है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर 4000 मीटर के तहत जाओगे तो यहाँ पे और भी विचित्र हर तरीके के प्राणी आपको देखने को मिलेंगे। एंजल फिश यहीं रहती है। और 6000 मीटर के तहत जाओगे तो सी स्टार है, श्रिम्प है, स्क्वैड्स है, तो ये सब हैं। उसके और नीचे जाओगे तो स्टारफिश वगैरह ये सब मिलती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि एक क्लासिफिकेशन किया गया है ओशन में भी कि कितने गहराई तक क्या क्या यहाँ पे मिलते हैं। फाइन, तो यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रेस मेटल्स, कौन कौन से मेटल्स, मैग्नीज, कोबाल्ट, आयरन, निकल, कॉपर, जिंक, ये सब ओशन में पाए जाते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होता है उस तरीके से ओशन में जो है ये सारे मेटल्स पाए जाते हैं। ये जो ट्रेस मेटल्स है ये आज की डेट में आप देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो टिश्यूज़ होते हैं लिविंग बींग्स में उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो लेयर्स ऑफ ओशन डेप्थ एंड ऑर्गेनिजम्स कहा जा रहा है। तो एक एबिसल जोन होता है जो कि ओशन फ्लोर है ना, जैसे ही आपका क्रस्ट वाला एरिया ख़त्म होता है और ओशन की फ्लोर स्टार्ट होती है तो उसे हम लोग एबिसल जोन कहते हैं। इस एबिसल जोन के नीचे आप देखो तो डीपेस्ट पॉइंट जो पूरे वर्ल्ड में है वो तो सबको पता है कि मैरियाना ट्रेंच है, जो कि सबसे गहराई वाली पॉइंट कहाँ है तो मैरियाना ट्रेंच, जो कि जापान में पाया जाता है और ये 11,000 मीटर डीप है अगर सी लेवल से काउंट करें तो। वाटर टेम्परेचर अगर हम लोग देखें तो ये अबव फ्रीजिंग पॉइंट है और प्रेशर जो है वो यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते हो इस तरीके से है। इसी के साथ आप देखो कि यूनिक और कलरफुल वर्ल्ड ऑफ ओशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस जो कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस साइकिल का है उसको मेंटेन करते हैं। साइंस में आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में कि कार्बन साइकिल आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, तो ये सब कहाँ से मेंटेन हो पाता है? ये सब हमारे ओशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ओशन में जितने भी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, उन सब के कारण ये मेंटेन हो पाता है। इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो ओशन जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नेचुरल रिसोर्सेज है, ये आज की डेट में काफ़ी डेंजर है। क्यों? क्योंकि हम जैसे लोग जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसके कारण धरती में रहने वाले जितने भी स्पेसीज हैं उनकी तो हम लोग हालत ख़राब किए हुए, लेकिन आप लोग सोच सकते हो कि हमारी इतनी गंदी हरकत है जिसके कारण जो ओशन में रहने वाले जीव जंतु है वो भी हम लोग से परेशान हैं। ठीक है, लैंड वेस्ट आप देखो, यानी कि जो ज़मीन का कचरा है उसको डायरेक्टली डंप कर दिया जा रहा है ओशन में। क्या ही बदतमीज़ी है, क्या ही बताऊँ मैं। इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, आप देखते हो कि ऑयल जब बहुत सारा ऑयल स्पिल हो जाता है, जब ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन होती है तो उस समय पेस्टिसाइड्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, तो ये सब आप देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो ओशन इकोसिस्टम है ये बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे अफेक्टेड है। एग्जिस्टेंस जो हम लोग देखेंगे मिलियंस ऑफ जो क्रिएचर जो आज की डेट में रह रहे हैं वो काफ़ी डेंजर में है। एग्जिस्टिंग अगर हम लोग कोरल रीफ की अगर हम लोग बात करें, येस द अनदर पॉइंट इज़ कोरल रीफ, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं और ये हमारे ओशन बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोरल रीफ की अगर एग्जिस्टिंग की बात करूँ तो ये भी आज की डेट में पॉल्यूशंस के कारण, इवन फॉसिल फ्यूल्स के कारण इनकी एग्जिस्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बुरी होती जा रही है। इवन आप देखो कि जो कोरल ब्लीचिंग हो जाता है, जितने भी कोरल है अगर वो डेथ हो जाते हैं तो उसको हम लोग कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो कोरल है जिसकी एल्गी के कारण जितने भी आपको जो पॉलिप्स वगैरह में यहाँ पे कलरफुल दिखते हैं वो एल्गी के कारण दिखते हैं, तो यहाँ पे ये डेड हो जाते हैं, वापस से जो है ये वाइट कलर के जो है पॉलिप्स जैसा ही दिखते हैं। तो साइंटिफिक स्टडीज़ में ये प्रूव किया गया है कि जो फॉरेन सब्सटेंस है जब वो ओशन में इंटर करते हैं तो इससे हमारे जो मैरीन इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा उनको सीरियस हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे पीवी सिंधु साधना है, एक साइंटिफिक रिसर्च है जो कि इंडियन ओशन पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। आरवी सिंधु है, सॉरी दिस इज़ नॉट पीवी सिंधु, इट इज़ आरवी सिंधु। ओके, इंडियन साइंटिस्ट है जिनके द्वारा आप देखते हो कि काफ़ी हद तक यहाँ पे रिसर्च करते रहते हैं और वो समझने का कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के सारे फैक्टर्स को। फाइन, तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है जिसकी हेडक्वार्टर गोवा में है और लेबोरेटरी आपको देखने को मिलेगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इंडिया की मोस्ट प्रोमिनेंट साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये NIO, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी इस ऑर्गेनाइजेशन जो ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा काफ़ी यहाँ पे रिसर्च भी किया जा रहा है। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव अगर आरवी सिंधु साधना अभियान के बारे में बात करें तो देखिए 90 डेज जो साइंटिफिक एक्सपीडिशन किया गया है आरवी सिंधु जो साधना है,
इसकी रिसर्च और स्टडी से यही अंडरस्टैंड किया जा रहा है कि इंडियन ओशन जो है ये कंसिडरेबली आप देखो कि ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि काफ़ी सीक्रेट्स है जिसको कि डिकोड करने की ज़रूरत है। ये एक यूनिक है, ये एक ऐसी ओशन है जो कि काफ़ी यूनिक है इंडिया के लिए भी और पूरे होल वर्ल्ड के लिए भी। तो इस पर बात की जा रही है। इवन जीन मैपिंग भी हो रही है, जो भी यहाँ पे मैरिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है उसके जीन की जो है मैपिंग भी की जा रही है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन की वो भी है कि जीन मैपिंग करना, यानी कि जितने भी मैरिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं उसके जीन को निकाल कर उसमें स्टडी करना, उसके रिसर्च करना और डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, उन सब के जीन को निकाल कर उसमें स्टडी करना, फिर फाइंड आउट करना कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उसमें जो है एडवर्स इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का है वो कैसे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है। तो ये जो आरवी सिंधु साधना अभियान है इसको भी आप लोग कहीं पे इंक्लूड कर लोगे अपने आंसर राइटिंग में, तो इससे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका बन जाएगा। ओके, साथ ही आप जानते हैं कि समुद्रयान मिशन है हमारा, जिसमें कि ऑटोमेटिक यहाँ पे मैन्ड सबमर्सिबल जो व्हीकल है उसको डिज़ाइन किया गया है कि 3 पर्सन को जो 6000 मीटर तक का जो डेप्थ है सी में वहाँ तक जाएंगे। जैसे गगनयान है तो 3 लोग ऊपर जाएंगे आसमान में, 3 लोग हमारे धरती के नीचे जो डेप्थ है ओशन का वहाँ जाएंगे। तो ये एक ऐसा व्हीकल बनाया जाएगा जिसमें बहुत तरीके के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए, और जो एक्टिव एक्सप्लोरेशन ड्यूरेशन होगा समुद्रयान का वो 12 आवर्स होगा। ठीक है, 12 घंटे का। बट अगर इमरजेंसी का केस है तो इसको 96 आवर्स के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। तो समुद्रयान भी रखना है जो कि एक रिसर्च ही किया जा रहा है और इसमें भी ये कोशिश की जाएगी 6000 मीटर तक हमारे 3 लोग वहाँ पे जाएंगे, कुछ ज़रूर वो फाइंड आउट करके आएंगे। तो ये भी एक हमारे यहाँ का मिशन चल रहा है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल ये होगा फॉर डीप सी ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। देखिए 23 साइंटिस्ट जो आरवी सिंधु साधना रिसर्च मिशन के हैं वो ये 23rd है, और ये आप देख सकते हो इस शिप का भी नाम है यहाँ पे, तो इसमें भी ध्यान रखना है। ठीक है, डीप ओशन मिशन है, ये एक अलग ही मिशन है हमारे ओशन के लिए, तो इस पर भी ध्यान रखना है। 30% जो हमारे इंडिया का ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कोस्टल एरिया में ही रहता है। तो आज के डेट में आप देखो कि जो ओशन होते, सी होते हैं, समुद्र होते हैं, ये प्राइमरी सोर्स है लाइवलीहुड का, यानी कि जितने भी लोग समुद्र के अगल बगल कोस्टल रीजन में रहते हैं उनका खाना पानी दाना, और इवन वो कंट्री की जो कोस्टल रीजन के बगल में जो कंट्री है, आइलैंड है, उनकी इकोनॉमिक भी जो है उसी पे डिपेंड होती है। साथ ही साथ आप देखो यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर भी किया गया है कि 2021 से जो 2030 तक का जो ये 10 साल है ना, ये डिकेड ऑफ ओशन साइंस है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है ओशन वाले रीजन को। और हमारे यहाँ यूनिक जो है आपको मैरीटाइम पोजीशन देखने को मिलेगा। हमारा जो पूरा कोस्ट लाइन है वो 7517 किलोमीटर का लॉन्ग कोस्ट लाइन है, और इसमें आप जानते हो कि हमारे यहाँ 9 कोस्टल स्टेट्स भी हैं और 1382 यहाँ पे आइलैंड भी है। तो आपके लिए अब ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि आपको बताना है कि ये जो 9 कोस्टल स्टेट की बात की जा रही है तो वो 9 कोस्टल स्टेट हमारे देश की कौन कौन सी है, और ये भी बाइफर्केट आपको करके बताना है कि 9 में से कितने स्टेट है जो कि वेस्टर्न घाट में आते हैं और कितने स्टेट है जो कि ईस्टर्न घाट में आते हैं। फाइन। साथ ही आप देखो डीप ओशन मिशन भी है, इसके बारे में भी ध्यान रखना, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें 6 मेजर कंपोनेंट है। सबसे पहला क्या है कि टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना है फॉर डीप सी माइनिंग के लिए और मैन्ड सबमर्सिबल के लिए। फिर डेवलपमेंट करना है ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज को। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना है फॉर एक्सप्लोरेशन और जो डीप सी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए। देन डीप ओशन सर्वे है, एक्सप्लोरेशन करना है। देन एनर्जी और फ्रेश वाटर जो है उसको यहाँ पे उस पर भी फोकस करना है फ्रॉम ओशन से। देन स्टेट ऑफ द आर्ट जो मैरीन सेंटर है ओशन बायोलॉजी का, उस पर भी यहाँ पे फोकस करना है। ओके, तो 6 ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है जो कि डीप ओशन मिशन का है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार अ बायोलॉजिकल पैराडाइज। तो देखिए अंडमान एंड निकोबार जब भी आप घूमने अगर गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गए हो तो एक बार ज़रूर घूमने जाना, बहुत ही अच्छी आइलैंड है। तो अंडमान एंड निकोबार में आप देखोगे तो इसमें 836 आइलैंड है टोटल। ठीक है, और ये आपका 800 किलोमीटर तक पूरा एक्सटेंड है। साथ ही अगर हम लोग इसमें बात करें तो जो काम की बातें हैं ये तो यहाँ पे पूरा ब्यौरा दे रखा है, डिस्क्रिप्शंस है अबाउट इन अंडमान एंड निकोबार। तो इतना डेप्थ में जाकर तो आपको अंडमान एंड निकोबार नहीं समझना है कि कितनी लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ये आपसे कोई नहीं कभी नहीं कहीं नहीं पूछेगा। ठीक है, जो यहाँ पे समझने की बात है वो समझिए
कि आप देख सकते हो कि अंडमान एंड निकोबार के बहुत सारे ऐसे टेरेस्ट्रियल और मैरीन फौना है, स्पेसीज़ है, जिनको कि यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे यहाँ एक ऐसा कानून है जो कि हमारे देश में जो भी वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। और इसमें डिफरेंट स्केड्यूल्स हैं, यानी कि 6 टोटल स्केड्यूल है। और इससे भी रिलेटेड आपको पता है कि कंटिन्यूस 2-3 ईयर्स तक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है डिफरेंट स्केड्यूल को लेकर। तो आपको भी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि हमारे यहाँ जितने भी यहाँ पे जंगल में जो भी स्पीसीज़ आपको देखने को मिलता है उनको यहाँ पे सेव किया जाता है। जैसे कुछ यहाँ पे इकोसिस्टम बताया जा रहा है, बट आई डोंट थिंक कि दिस ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट लिटिल बिट चलिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर ही देती हूँ। जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेराइटी ऑफ हैबिटाट टाइप्स कहा जा रहा है, जो कि यहाँ पे सैंडी बीचेस से लेकर आपका कोरल रीफ तक है। मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव्स कहने का मतलब है कि देखिए नॉर्मल जितने भी ट्रीज़ होते हैं उसके रूट्स जो है वो सैंड के अंदर होते हैं, बट मैंग्रोव्स आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज़ जिसकी कि रूट्स जो है आपके आउटसाइड होते हैं, और वो बहुत बड़े रूट्स होते हैं जो कि किसी भी तरीके का अगर साइक्लोन वगैरह आता है तो उससे भी हमारे देश को और उस स्टेट को सेव करने में मैंग्रोव्स आर प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल। माउंटेन्स है जिसमें कि डेंस फॉरेस्ट है, और इस तरीके से हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को पूरा कैरेक्टराइज कर सकते हैं। लीस्ट डिस्टर्ब्ड है, यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है और डिस्टर्बेंस भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट डिस्टर्ब्ड एरिया है, फाइनेस्ट प्रिजर्व मैंग्रोव्स है पूरे इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें जो है अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। मैरीन इकोसिस्टम में कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे कि पॉरीफेरा है, तो पॉरीफेरा है, ये आप नाम वगैरह भी देख सकते हो, ये काफ़ी अजीब तरीके से प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी, बट नो इशू, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए टेरेस्ट्रियल फौना के बारे में बताया जा रहा है विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ओके। तो कोरल रीफ आप देख सकते हो कि इस रीजन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे और इसके अलावा भी आप लोग देख सकते हो कि कुछ यस लॉन्ग टेल्ड मकाओ जो कि काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये है लॉन्ग टेल्ड मकाओ, तो इसको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि इवन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो इक्वेटोरियल बेल्ट में ये लोकेटेड है, और इसमें आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इक्वेटोरियल वाले रीजन में है, तो यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे स्पेसीज है जो एंडेमिक है, इट मीन्स कि सिर्फ इसी रीजन में पाए जाते हैं, और रिस्ट्रिक्टेड है जो कि स्मॉल एरिया में है, क्योंकि जो आइलैंड के जोग्राफिकल आइसोलेशंस है उसके कारण अंडमान एंड निकोबार आप देख सकते हो थोड़ा सा अलग है ये हमारे इंडियन लैंड मास से, तो भी दैट्स वाई ये एक रीज़न भी है। और जिस तरीके से रीज़न ये मेंशन किया गया है, तो कोई भी चेंज अगर नेचुरल सिस्टम में ये अगर चेंज होता है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे भी इकोसिस्टम पे इसका अफेक्ट देखने को मिलता है, ओके। साथ ही अगर हम लोग देखें तो 105 प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसमें से 9 नेशनल पार्क है एंड 96 जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि अब तक इस्टेब्लिश्ड है इस एरिया में। फाइन, अब देखते हैं वॉन्डर्स इन द वेस्ट के बारे में बात किया जा रहा है। तो रीजन इन एंड अराउंड गुजरात के बारे में बात किया जा रहा है कि यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके से इकोसिस्टम है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पीसीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ है जो कि एकोमोडेटेड है इस रीजन में। ये जो राज्य है गुजरात है, इसमें आप देखो ट्रिमेंडस डाइवर्सिटी है, यानी कि फ्लोरा एंड फौना का जो भी इस रीजन में पाया जाता है बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, और इसकी जो संख्या है और इसकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो गुजरात के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसमें रिच बायोडाइवर्सिटी स्टेटस है, और ये इंडिकेट किया जा रहा है कि यहाँ पे 7500 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ है फ्लोरा एंड फौना की, ठीक है। फ्लावर्स के यहाँ पे आपको पौधे देखने को मिलेंगे, और कुछ स्पीसीज़ भी हैं एनिमल वगैरह जो कि बहुत ज़्यादा है। साथ ही गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, जैसे कि रन ऑफ कच्छ है, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ है, मैरिन यहाँ पे नेशनल पार्क है, जामनगर है, वेटलैंड है, फॉरेस्ट है, साथ ही पोरबंदर है, ग्रासलैंड है, ठॉल लेक है, नाल सरोवर है, नदन पार्ट है यहाँ पे वेस्टर्न घाट का, जो कि साउथ गुजरात में देखने को मिलेगा। तो गुजरात भी आप समझ सकते हो कि एक रिच यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, ओके। तो इसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। साथ ही जो नेशनल पार्क है और सेंचुरीज़ है गुजरात का, इसमें काफ़ी यूनिक और रेयर और थ्रेटेंड स्पेसीज़ भी जो एनिमल्स और प्लांट के हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी एक यूनिक अटेंशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेशनल और इंटरनेशनल नेचर का। जो भी यहाँ पे लवर है उनके लिए एक यूनिक इंटरेक्शंस है कहाँ पे, तो गुजरात जाइए और वहाँ पे घूमिए। तो गिर नेशनल फॉरेस्ट है, जिसमें कि आप जानते हो कि बहुत ही एस्थेटिक लाइन को यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है, एस्थेटिक लाइन यहाँ पे रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बैलेंस्ड इकोसिस्टम है, जो कि काफ़ी स्मूथ फंक्शनिंग हो पाती है हर एक चीज़ यहाँ पे।
तो गुजरात में ये सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही वेटलैंड ऑफ इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे नेशनल इम्पॉर्टेंस है ये भी है, और बहुत सारे वेटलैंड है जो कि इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया पे भी बेस्ड है, तो इसको भी ध्यान रखना है। थोल जो यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है ये अहमदाबाद के बगल में है। साथ ही यहाँ पे एक हिजादिया सेंचुरी है जो कि जामनगर के बगल में है। आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी गुजरात में बहुत अच्छी है, इकोसिस्टम भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है कि लोग जो है ना, जो इसका इम्पैक्ट है उसके कारण लोग जो है खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं। बैलेंस अगर हम लोग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और जो नेचर है उसके बीच में जो बैलेंस बनाना है, ये आज के डेट में काफ़ी क्रिटिकल होता जा रहा है। फाइन, तो ये सारी बातें की जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें जो कैक्टस गार्डन है, यस, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो भी केवाड़िया में, तो ये भी एक ग्रैंड आर्किटेक्चरल ग्रीन हाउस है। इसमें आप देखो 450 स्पीसीज़ है कैक्टस के, तो बहुत ही वेराइटीज़ ऑफ कैक्टस यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही जो सक्लेंट्स है वो भी यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट है, और इंडिया और 17 अदर कंट्रीज से लाया गया है। इसमें अराउंड 6 लाख प्लांट्स है, जिसमें कि 1.9 लाख जो है वो कैक्टस प्लांट है, जो कि 25 एकर्स में पूरी तरीके से घिरा हुआ है। तो ये भी एक यूनिक फीचर्स है। जो भी गुजरात में गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए, तो उनको भी इनके बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो एक बार ज़रूर घूम के आइएगा। कमिंग टू दी नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है वाटर एंड गवर्नेंस। ठीक है, जैसे कि हम लोग गुजरात की ही बात कर रहे हैं, तो गुजरात में ही अगर हम लोग बात करेंगे कि वाटर की कमी है, लेकिन वाटर की कमी को वहाँ पे कैसे मैनेज किया जा रहा है, ये एक बहुत ही एक आप कह सकते हो कि उम्दा आर्टिकल है। तो 2 डिकेड अगो, यानी कि 20 साल पहले कहा जा रहा है कि जो रीजन था इसमें लगातार ड्रॉट यानी कि सुखाड़ आ रहा था, पानी की कमी है। इसके कारण आप देखो जल ही जीवन है, अगर जल नहीं तो लाइफ कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो बहुत सारी लाइफ जो है वो डैमेज हुई, लाइवलीहुड भी यानी कि जो दिनचर्या है वो भी यहाँ पे बर्बाद हुआ, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक भी आ रहा था। ठीक है, कच्छ वाले रीजन में अर्थक्वेक भी आया, उसके कारण भी 2021 में काफ़ी तबाही आई। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि वाटर ट्रांसफ़र किया जा रहा है कैनल के थ्रू, और वो सारी जगह पे जो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ गुजरात में, सौराष्ट्र वाले रीजन में और कच्छ वाले रीजन में ये वाटर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जहाँ पे पानी की कमी है या फिर जहाँ पे भी ड्रॉट लाइक सिचुएशंस अराइज हो रही है। ठीक है, जो सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन है, ठीक है, इसको सौनी योजना कहेंगे, ये भी यहाँ पे लिया जा रहा है ड्यूरिंग मानसून, जिसमें कि पानी जो है नर्मदा में काफ़ी ज़्यादा भर जाता है, तो फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है और स्टोर किया जाता है 115 रिजर्वॉयर में सौराष्ट्र वाले रीजन में। क्योंकि सौराष्ट्र वाले रीजन में पानी की कमी होती है, तो मानसून के टाइम में जब बारिश होती है तो उसका लाभ उठाया जाता है, उसी से पानी को यहाँ पे स्टोर करके फिर उस रीजन में भेजा जाता है जहाँ पे पानी की कमी है। तो जिस तरीके से गुजरात में ये सिस्टम वर्क कर रहा है और इसे मैनेज किया जा रहा है, पानी की कमी को पूरा किया जा रहा है, तो उसी चीज़ को कहा जा रहा है कि यहाँ पे भी हम लोग दूसरे स्टेट में जहाँ भी पानी की कमी है उसको हम लोग जो है इस आइडिया को वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वाटर यूज़ एफिशिएंसी यानी कि एग्रीकल्चर में बात करें तो किस तरीके से पानी का उपयोग किया जा रहा है, तो आप जानते हो 85% जो सारे फ्रेश वाटर हैं वो यहाँ पे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, चाहे वो माइक्रो इरिगेशन हो, चाहे पार्टिसिपेटरी यहाँ पे इरिगेशन मैनेजमेंट हो, ये सारे यहाँ पे एक्सटेंसिव मैनर पे प्रमोट हो रहे हैं कि कैसे यहाँ पे पानी को यूज़ करना है। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये यहाँ पे इनिशिएटिव आपका लाया गया था। हालांकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, बट इसको गुजरात वाले रीजन में काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जितना क्रॉप है, जैसे कि आप देखते हो कि ये क्यारी है, यहाँ पे एक क्रॉप है, ये 2 क्रॉप है, ये 2 क्रॉप है, इसके ऊपर इस तरीके से पाइप लगाया जा रहा है और ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है ये आपका पौधे में पानी जा रहा है। तो जहाँ पे पौधा है बस वहीं पे पानी जा रहा है, अगल बगल वाले रीजन में पानी नहीं जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि पानी की बर्बादी भी बच रही है, साथ ही अगल बगल वाले रीजन में जब पानी जाता है तो उससे इरोजन भी होता है, तो वो इरोजन वाली भी यहाँ पे जो कंप्लेन है वो भी कम हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सिर्फ फसलों में पानी जा रहा है और फसल इससे बड़े हो रहे हैं। गुजरात में आप देखोगे ऑन एन एवरेज सिर्फ 24% जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी है रिजर्वायर का और डैम का, वो भी नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ वाले रीजन में। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके की योजना का अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लान्ड वे में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इसकी देख रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है और फुल एडवांटेजेस है। जिस तरीके से सोलर पावर जो इस स्टेट में अवेलेबल है उसका भी एडवांटेजेस यहाँ पे आपका बढ़ाते जा रहा है। और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी इशू है, बहुत सारे जगह में आप देखो कि बिजली पहुँची ही नहीं है, गाँव गाँव तक बिजली नहीं पहुँची है, तो
तो ये सारे इशू को भी ओवरकम किया जा रहा है। सोलर पम्प्स वगैरह जो है वो भी कमीशन किया गया है। और इसी के साथ आप देखो जो कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी ऑडिट्स है वो भी बहुत ग्रुप में जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है उसमें यहाँ पे आपका लाया जा रहा है। ठीक है, जल शक्ति अभियान भी है, ये भी लॉन्च किया गया था एज ए कैंपेन और मिशन मोड इनिशिएटिव में, जिससे कि बेस्ट ऑफ द मानसून और जो वाटर कंजर्वेशन है उसको अनेबल किया जा सके। तो जल शक्ति मिशन यानी कि जो जल में शक्ति है उसी को ये अभियान लाया गया। और मेनली आप देखो कि हमारा देश जो है वो मानसूनल कंट्री है, इट मीन्स कि मानसून के ऊपर हम लोग डिपेंड होते हैं। तो मानसून जब आती है तो अच्छी बारिश होती है, तो उस समय हम लोग जो है यहाँ पे वैसे फसल लगाते भी हैं जिनको बारिश की ज़्यादा आवश्यकता है, और हम लोग उस समय पानी का स्टोरेज भी करते हैं। तो जल जीवन मिशन की बात करें कि हर जल ये है कि हर घरों में टैप वाटर कनेक्शन होना चाहिए। पानी जो है लोग वेल से कहाँ से जो कैरी करके लाते हैं वो नहीं लाने की आवश्यकता पड़े। 15 अगस्त 2019 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया है जल जीवन मिशन, यानी कि प्रॉमिस किया गया है कि टैप वाटर सप्लाई जो है वो हर एक घर तक पहुँचेगा 2024 तक। जितने भी ग्रामीण घर हैं वहाँ तक पानी की नलें नहीं पहुँचती है तो वो पहुँचाना है। जल जीवन मिशन के बारे में बात करें तो इसमें पानी समिति है, विकास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सब यहाँ पे सेटअप किया गया है 6 लाख रूरल विलेज में हमारे देश में, और ये एम्पावर किया गया है कि इसको प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है और कैसे इन विलेज जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको मैनेज करते हुए चलना है। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, इसका 2.0 लाया गया था। तो मेनली ये फोकस कर रहा था कि जो वेस्ट प्रोडक्शन है उसको कम करना है, कचरा का जो उत्पादन हो वो कम से कम हो और इसके अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट भी हो, रीयूज़ हो, इसको डिस्पोजल भी सही तरीके से कर सके। की इम्पैक्ट जो इस मिशन का बताया जा रहा है वो बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट है, ग्रे वाटर भी है, प्लास्टिक वेस्ट भी है और फिकल स्लश मैनेजमेंट भी है। ओके, साथ ही आप लोग देखो कि हमारा देश जो कि बिगेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर का अपने प्लानट में, तो हम लोग एक अच्छा खासा रोल भी प्ले करते हैं कि कैसे डिसेंट्रलाइज्ड को इन्फ्लुएंस करें और डिमांड ड्रिवन और जो कम्युनिटी मैनेज प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे हो सके। ठीक है, ये सारी बातें हैं। साथ ही अब हम लोग देखें इंडिजिनस बायो रिसोर्सेज जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में भी देख लेते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिसमें कि आपके 8 स्टेट हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। इसमें आप देखो स्मोकी माउंटेन भी है, रिवर्स है, वाटरफॉल्स है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वैल्यूबल नेचुरल फ्लोरा एंड फोना है। आप लोग में से कितने लोग हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न से इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर कितने हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न घूम चुके हैं, नॉर्थ ईस्टर्न की कोई भी स्टेट को घूम चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे ही देश में कहते हैं ना कि स्वर्ग लाइक जो फीलिंग्स है वो आपको इस तरीके की जगह में जाकर आएगा। इतना नेचुरल ब्यूटी, इतनी खूबसूरत ये सारी जगह है, यहाँ के जो हिमालय वगैरह आप देखोगे और जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत अलग है। तो इसलिए मैं कहूँगी, रिकमेंड करूँगी कि घूमना, पढ़ना लिखना एक जगह होता है बट ज़रूर घूमिए, क्योंकि हमारे देश में ही आपको इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें देखने को मिलेगी और हमारी नेचुरल जो चीज़ें होती है उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे नहीं लगता कि कुछ भी है। तो उसको देखिए, उसको देखने के लिए लोग पता नहीं फ़ॉरेन चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, बट पहले अपनी देश घूम लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी कमी नहीं है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो कि दोनों तरीके से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ हिमालय भी है, साथ ही इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है और नेचुरल हैबिटाट है, बहुत सारे इंडेमिक स्पीसीज़ है जो कि सिर्फ यहीं मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वो भी आज के डेट में अनएक्सप्लोर्ड है, अनटच्ड है, एक्सट्रीमली बेनिफिशियल भी है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। लैंडलॉक्ड है, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री आपको बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगा। चलिए आइए थोड़ा मैप वगैरह भी देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये नॉर्थ ईस्ट है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। सबसे पहले बांग्लादेश है साउथ में, नॉर्थ में आप देखो यहाँ पे भूटान है, सिक्किम के बगल में नेपाल है, फिर यहाँ चाइना है एंड देन म्यांमार है। तो चारों ओर से ये एक ऐसा रीजन है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री से ही घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले टी प्लांट, जो कि दार्जिलिंग की जो टी प्लांट है वो वन ऑफ द फेमस है। दार्जिलिंग टी भी अपने आप में सबसे ज़्यादा ही फेमस है। तो ये आप देख सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो हिमालय और इंडो बर्मा और साथ ही जो वेस्टर्न घाट में है इसको दिखाया गया है। ठीक है, ये याद रखना है, ये हमारे देश का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। फाइन, रिसेंट स्टडी बातें देखते हैं रिसेंट स्टडीज़ में, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि एक्सटेंसिव अर्बनाइजेशन है, वाइल्ड हार्वेस्ट हो रहा है नेचुरल फ्लोरा का, और साथ ही जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो भी चेंज हो रहा है। तो ये सब एक एक्सट्रीम थ्रेट है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए।
और इसी के साथ आप देख सकते हो बहुत सारे मेडिसिनली और जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्लांट है वो सब आपको इस रीजन में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही अगर इन विट्रो टिश्यू कल्चर मेथड देखें तो ये भी मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी हो चुका है कि कैसे हम लोग अपने देश में जो प्योर ब्रीड प्लांट है उसका क्लोन वगैरह बनाने की बात की जा रही है, उसकी प्रोडक्शन की बात की जाती है। तो ये भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फाइन है। फिर कुछ यहाँ पे स्पेशीज़ के नाम बताए जा रहे हैं जो कि अगेन आप देख सकते हो कि ये सारे ऐसे पौधे हैं जो कि मेडिसिन्स वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं या फिर कमर्शियली भी ये यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे तो क्वेश्चंस बनने वाले हैं नहीं, बट बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है नहीं। ठीक है, ग्रीन टेलीकॉम की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग 5G टेक्नोलॉजी जैसे कि इसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक सिग्निफिकेंट राइज़ होगा टावर के साथ, स्मॉल सेल के साथ और जो BTS है, जिससे कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को और कार्बन इमिशंस को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेट कर पाएंगे। फाइन, तो अब देख लेते हैं थोड़ा क्लाइमेट चेंज और ग्रीन टेलीकॉम के बारे में। जैसे आप देखो 18th सेंचुरी में जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तो एक स्टीम पावर, मैकेनाइजेशन और प्रोडक्शन, एयर और वाटर पॉल्यूशन लेवल, ये सब हमारे देश में और तो कहा जा रहा है कि ये जो पॉल्यूशन है ना ये आज से नहीं है, ये हमारा प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा से भी है। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री जब से आया है तब से पॉल्यूशन आया, नहीं, पॉल्यूशन पहले से भी था, बट हाँ जब से इंडस्ट्री आई है तब से पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ गई है। और आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो जो पॉल्यूशन लेवल है वो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस की जिस तरीके से इमिशन बढ़ते जा रही है उसी तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन बढ़ रही है तो उससे एक टर्म निकल कर आ रहा है जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। इट मीन्स कि अननेचुरल तरीके से जो इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर, जो एक एवरेज टेम्परेचर होता है अर्थ का, अगर वो अननेचुरल तरीके से बढ़ रहा है तो उसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का नाम दे देते हैं। इसी से आप देख सकते हो कि बहुत सारे फेनोमेना जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही है, जैसे कि टाइफॉन्स वगैरह, फ्लैश फ्लड आना, सडन यहाँ पे फ्लड आ जाना, आइसबर्ग्स जो बड़े बड़े आइस के शीट्स है वो मेल्ट हो जाना, ये सब कलेक्टिवली हम लोग इसको क्या कहेंगे, क्लाइमेट चेंज। यानी कि क्लाइमेट आज के डेट में चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं आज के डेट में हाईएस्ट चैलेंज है। ठीक है, और इसमें आप देखो सारे कंट्रीज़ को ये ज़रूरत है कि हम लोग एक साथ आए और आगे आए और कुछ भी जो भी यहाँ पे मेजर्स वगैरह लेना है कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं उस पर डिस्कस करें। रिस्पेक्टिव सेक्टर्स है जैसे कि हमारी इकॉनमी का बैकबोन है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तो उस पर फोकस करने की बात की जाती है कि हम लोग इस पर कैसे फोकस कर सकें। ठीक है, तो टेलीकॉम सर्विस है, ये भी एक इसी का पार्ट है और हमारे जीवन का भी पार्ट है कि हम लोग यहाँ पे जी पा रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं, तो टेलीकॉम सर्विस के कारण ही कर पा रहे हैं। तो टेलीकॉम सर्विस भी जो है आज की डेट में टेलीकॉम टावर्स इवन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने देश में तो हमारा जो इंडिया का टेलीकॉम मार्केट है ये सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है पूरे वर्ल्ड वाइड में। और ट्राई की भी रिपोर्ट निकल कर आई थी 2022 में कि इंडिया में आप देखो कि मोबाइल सब्सक्रिप्शन कितने हैं, तो 1.15 बिलियन है और 800 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शंस है। तो इसमें से बहुत सारे हैं जो कि डिवाइस, हाँ या तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोर देन 7 लाख जो टेलीकॉम टावर है वो पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं, हमारे देश में ये स्प्रेड है। पैंडेमिक के कारण एक्चुअली एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी रैपिड ग्रोथ हुआ है कि सारे लोग घर पे बैठ गए, तो घर पे बैठ गए तो सारे लोगों को इंटरनेट की कनेक्शन चाहिए, वर्क फ्रॉम होम भी था जिसके कारण सारे लोगों को यहाँ पे ब्रॉडबैंड की कनेक्शन लेनी पड़ी, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, वीसी वगैरह भी सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया जाता था घर से ही। साथ ही एक ऑनलाइन पेमेंट भी है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, इसका भी यहाँ पे लाया गया जो कि सारे लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, जितने भी सामान वगैरह आप जो भी परचेज़ कर रहे थे ऑनलाइन, तो यूपीआई के थ्रू पेमेंट वगैरह भी हो रहा था। तो यहाँ पे देखने को मिला कि पैंडेमिक के बाद से ये और भी ज़्यादा डेंस हो गया, ये और भी ज़्यादा बड़ा हो गया। साथ ही एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ ये जो टावर है वो रूरल और हिली एरियाज़ में भी लगाना पड़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये एक सोचने वाली बात है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि टावर और जो BTS ग्रोथ हुआ है लास्ट 5 ईयर में, ये आप देख सकते हो कहाँ टावर और ये धीरे धीरे जो है इंक्रीज़ ही हुआ है ऑल टाइम के कंपैरिजन में, है कि नहीं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो एडवर्स इफ़ेक्ट है यानी इसको हम लोग कम कर सकते हैं, यानी कि जो टेलीकॉम सेक्टर का ओवरऑल जो यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है इसको हम लोग कम कर सकते हैं कुछ स्टेप्स अगर अपना ले तो। सबसे पहले क्या है कि एनर्जी कंजप्शंस को कम करो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको कम करो, इको फ्रेंडली इलेक्ट्रॉनिक्स होने चाहिए, कंज्यूमेबल होना चाहिए, इको फ्रेंडली यहाँ पे बिल्डिंग्स भी होनी चाहिए। ओवरऑल एम बस यही है कि जो पावर रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग को कम करना है।
साथ ही जितनी भी हम लोग एनर्जी आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं वो डिस्कॉम कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है तभी कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट है वो यहाँ पे एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग इसको बेटर तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करें। हमारे यहाँ सोलर है, विंड है, वाटर है, तो इसको हम लोग एक सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ से हम लोग एनर्जी जनरेट करा सकते हैं, जो कि इससे जो ग्लोबल वार्मिंग की भी जो प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज की भी जो प्रॉब्लम है, ये सब हम लोग मिटिगेट करने में काफ़ी हमें मदद मिल पाएगा। एनर्जी कंजप्शंस का रिड्यूस करना है, यानी कि बहुत सारा तरीका है जिससे कि एनर्जी कंजप्शंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। 5G का यूज़ करना है, 5G टेक्नोलॉजीज़ जो कि ऐसा समझा जा रहा है कि इसको एक राइट तरीके से यूज़ किया जाएगा। जैसे पहले क्या था 2G 4G जिस तरीके से हम लोग यूज़ करते थे, 5G इज़ समथिंग डिफरेंट। इसमें क्या है कि इसमें जो नेटवर्क एनर्जी एफिशिएंसी है उसका केयर हो पाएगा, और जो एनर्जी एफिशिएंसी है फ्यूचर नेटवर्क जैसे कि 5G का, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 20% यानी कि उससे भी ज़्यादा जो 4G टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करते थे उससे ज़्यादा हेल्पफुल हो पाएगा। ओके, एफिशिएंट यूज़ हो पाएगा नेटवर्क ऑपरेशन का, जो हम लोग 4G और इससे पहले जो यूज़ कर रहे थे, तो मोबाइल नेटवर्क सिर्फ 15 to 20% ही ओवरऑल पावर कंजप्शन से यहाँ पे दे रहे थे जितना डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। सेल स्विच ऑफ टेक्निक वगैरह भी है, ठीक है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे टेक्निक्स बताए जा रहे हैं कि कैसे हम लोग जो है यहाँ पे कम कर पाएंगे। लेकिन आप देखो कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग फोकस करें, तो हम लोग बेटर तरीके से फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक सोलर बेल्ट की रिक्वायरमेंट है इसकी लोकेशन कितनी है, 400 साउथ से लेकर 400 नॉर्थ, तो हम लोग इसी के बीच में आते हैं और हम लोग एक बहुत अच्छे रेसिपिएंट है सोलर एनर्जी के। हमारे यहाँ एबंडेंट अवेलेबिलिटी है। तो अगर हम लोग डीजल सोलर इलेक्ट्रिसिटी डीजल या के कंपैरिजन में देखें तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो है ये ऑफ़र करता है सस्टेनेबल, कॉस्ट इफ़ेक्टिव, इन्वायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिकल सप्लाई, जिससे कि हमारा टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है वो बेटर तरीके से ग्रोथ भी हो पाएगा। एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इनॉग्रेशन हमारे देश में हुआ। इसकी हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। तो यहाँ पे पहले क्या था कि जो भी कंट्री यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है वो सारे कंट्री इसके जो है पार्ट बन सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि यहाँ पे एबंडेंट अवेलेबिलिटी है सोलर एनर्जी का, ठीक है। बट इसके बाद इसको ओपन कर दिया गया फॉर ऑल द कंट्रीज़ जो भी यहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड इसमें कनेक्ट होना चाहते हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। ये आप देख सकते हो सोलर पावर की बात की जा रही है कि हम लोग जो है वन ऑफ द बेस्ट रेसिपिएंट हैं, और हमारी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2.63 गीगावाट हम लोग 2014 तक यहाँ पे लेकर आए थे। इसको बढ़ा के 49.3 गीगावाट हमारे 2021 तक ये जनरेट हुआ है। तो काफ़ी हाई स्कोप है, तो इसलिए हम लोग इस पर वर्क करें तो हमारे यहाँ पे बेटर हो पाएगा। विंड एनर्जी की बात करें तो ये सबसे क्लीन, रिलायबल, रिन्यूएबल और साथ ही कॉस्ट कॉम्पिटिटिव सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसको कि हम लोग डिकेड से यूज़ कर रहे हैं। तो विंड पावर जनरेशन जो सोलर पावर जनरेशन के साथ है, जिसको हम लोग हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, तो आज के डेट में काफ़ी पॉपुलर हो गया है और काफ़ी लोग जो है इसको एक्वायर भी कर रहे हैं। जियोथर्मल पावर भी है, ये भी रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी आता है, जो कि हम लोग अंडरग्राउंड जो हॉट वाटर है या फिर स्टीम है इसको हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे पावर जनरेट करने के लिए। फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल भी एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है जो कि एक सोर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। फ्यूल सेल में आप देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जिसको कंबाइन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, हीट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। फ्यूल सेल जो है एक प्योर हाइड्रोजन पे काम करता है। फ्यूल जैसे कि नेचुरल गैस है, मेथनॉल है और इवन गैसोलीन है, इसको रिफॉर्म किया जाता है और इससे हाइड्रोजन जो भी यहाँ पे फ्यूल सेल के लिए रिक्वायर्ड है उसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। अदर इनोवेटिव सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें तो वेव पावर है, टाइडल पावर है, ओशन करंट है, तो ये सब यूज होता है और जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग कुछ बैरियर भी देखते हैं। तो कुछ बैरियर, कुछ चैलेंजेस तो हमेशा हैं। जैसे बहुत सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ है वो आज के डेट में थोड़ा एक्सपेंसिव है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि इसको इंस्टॉल करने जाओगे सोलर पैनल, तो वो एक इंस्टॉलेशन ही उसकी काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट आफ्टर ऑल जो है वो काफ़ी रिलायबल आपको देखने को मिलेगा। हायर इसमें कैपिटल कॉस्ट भी है अगर हम लोग इसको कन्वेंशनल एनर्जी सप्लाई से कंपेयर करें। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ की इम्प्लीमेंटेशन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, और साथ ही यहाँ पे आप देखो कि बहुत कुछ करना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को तो एक अवेयरनेस नहीं है, लोग यहाँ पे सोलर पैनल के बारे में उतना उनकी जानकारी नहीं है। फिनेंशियल, लीगल, रेगुलेटरी और ऑर्गेनाइजेशनल जो बैरियर है ये भी हम लोग को ओवरकम करना यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बैरियर्स है जिस पे हम लोग अगर ओवरकम कर ले तो ऑब्वियस है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं।
कंक्लूज़न में यही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ब्रॉडबैंड एंड मोबाइल डिवाइस प्रोलिफरेशंस हो रहा है, तो एक अच्छा खासा ग्रोथ हमारे यहाँ टेलीकॉम टावर्स में हो रहा है। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 5G टेक्नोलॉजीज़ जो बेस्ट मोबाइल नेटवर्क है ये रोल्ड आउट होगा और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे देश में एक्सपेंड भी करेगा। ठीक है, सो ये पूरी बात रही। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मैगज़ीन, क्योंकि इस मैगज़ीन में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं उसको हम लोग सारे एक ही तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो ये ओवरव्यू की तरफ से आप ले सकते हो। मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाती हूँ क्योंकि वो मुझे टाइम वेस्ट लगता है। जो भी यहाँ पे एक क्रक्स है वो आप समझो, और इसमें से आपको जो भी अच्छी पॉइंट्स लगती है वो आप मेंस आंसर राइटिंग में ज़रूर इंक्लूड करो। कहीं प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है, और जो फैक्ट्स है अबाउट ऑल दी स्कीम्स वो यहाँ पे क्लियर होती है। ओके, सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर से विज़न आइज़ की जो मंथली मैगजीन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और डेली बेसिस में आप लोग मेंस आंसर राइटिंग के साथ जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए भी ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मेल करके पूछ सकते हो। और डेली बेसिस में हम लोग जो विज़न आइज़ की यहाँ पे मंथली मैगजीन डिस्कस करते हो उसको एंजॉय करने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।